बस एक बार ड्रू मैकिंटायर को किसी की भी दुखती रग पता चल जाए, उसके बाद तो ये उस बंदे का जो हाल करता है। कल स्मैकडाउन में बहुत ज्यादा पर्सनल गए थे ड्रू मैकिंटायर। अब देखो ट्विटर पे उन्होंने क्या ट्वीट किया है, जहां पे वही वाली वीडियो है जो स्मैकडाउन से आई थी, और यहाँ पे कैप्शन लिखा है, डस्टी विल बी लुकिंग अप विद अ ह्यूज स्माइल ऑन हिज फेस। अब आपको पता है यूजुअली बात यहाँ पे लुकिंग अप की जगह लुकिंग डाउन करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोडी रोड्स के दिमाग में ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज्यादा घुसना है, तो उनके पिताजी जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनको भी इतना ज्यादा ये सीरियस ड्रैग कर रहे हैं। लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर आर यू ओके, तुमने लुकिंग अप लिखा है ना, जबकि तुम्हें लुकिंग डाउन लिखना चाहिए। लेकिन ये ड्रू मैकिंटायर का तरीका है कोडी रोड्स को और भी ज्यादा छेड़ने का। वैसे तो कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में उनके पिताजी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पर्सनल तो आप ऐसे जाते हुए ज्यादा देखोगे नहीं, लेकिन वो ड्रू मैकिंटायर है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। डब्ल्यूडब्ल्यू के समय लाइव इवेंट्स बहुत सारे चल रहे हैं, और मैं आपको लाइव इवेंट में जो काफी मतलब चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीजें वो बताता हूँ। एक फैन ना एजे स्टाइल्स को बेल्ट देता है, और ये एईडब्ल्यू की बेल्ट थी उसको साइन करने के लिए, और उस टाइम पे कैमरा चल रहा था। तो एजे स्टाइल्स पूछते हैं कि अच्छा कैमरा चल रहा है, तुम मुझे इस पे साइन करने के लिए कह रहे हो? तो एजे स्टाइल्स ने साइन नहीं किया, और वो यंग बक्स को बोलते हैं, मतलब आई लव यू करके उन्होंने बोला कि निक एंड मैट उनका नेम है, तो वो ऐसे करके उनको बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन ये जो जेस्चर था ना एजे स्टाइल्स का, बहुत ज्यादा स्वीट था। कई बार सुपरस्टार्स ऑफेंड भी हो जाते हैं ऐसे, जो कि थोड़ी जायज बात भी है कि आप जिस कंपनी में काम नहीं कर रहे, मतलब जिस कंपनी के लिए आप काम नहीं करते, फिर उसकी बेल्ट भी आप लेके आ जा रहे हो सामने, तो कोई क्यों ही साइन करेगा। लेकिन एजे स्टाइल्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। फिर सीएम पंक तो भाई देखो ये नॉर्मल डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीवाइज्ड शो में ही मस्ती के मूड में रहता है, तो हाउस शो के अंदर तो कैमरास चल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो जेंडर रिवील होता है फॉरन में, वो भी किया सीएम पंक ने, और वहां पे वो होती है बेबी गर्ल, और क्राउड ने उस पर रिएक्शन भी बहुत अच्छा दिया। इस मामले में जब ऐसा हाउस शोज के अंदर जो क्राउड है ना, डब्ल्यूडब्ल्यू की जो कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जितना मैंने ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट्स देखे कि वहां की वाइब भी बिल्कुल अलग होती है। और इसके साथ जवान और गुंधर का भी मैच हुआ है, और जवान को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भैया इसकी जवानी में बहुत मस्त चीजें होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू सही में बहुत तगड़ा काम जवान के लिए प्लान कर रही है। इनको गुंधर के साथ मैच दिया, ऑब्वियसली उन्होंने टैप आउट तो कर दिया था, लेकिन कुछ सीक्वेंस अच्छे थे, जैसे जो उन्होंने बाहर की तरफ एक मतलब डाइव। अगर आपको हाई फ्लायर बनना है तो फिर छोटे मोटे लेवल का मत बनो। अगर रे मिस्टीरियो आया था तो उसके बाद का अगर आपको कोई हाई फ्लायर देखना है तो आपको उसमें चीजें अपग्रेड करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है वो चीज जवान के अंदर पूरी पूरी है। इसको मैं बोलूंगा एक बिल्कुल परफेक्ट हाई फ्लायर, जिस हिसाब से अब तक इनको एनएक्सटी और मेन रोस्टर में देखा है। और इसी मैच में गुंथर ने जॉन सीना को स्टिल मॉक किया, अपना 5 नकल शफल है वो हिट करने के लिए वो जा रहे होते हैं, और जो कि उन्होंने किया नहीं, लेकिन क्राउड ने फिर उसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा बूज भी किए। गुंथर कहते हैं कि अब मेरा नया एजेंडा जो है वो लोगों को गिव अप करवाना है, क्योंकि मैं जॉन सीना को करवा चुका हूं, तो इसका मतलब कि मैं हर किसी को गिव अप करवा सकता हूं। तो ये कुछ चीजें थी डब्ल्यूडब्ल्यू के लाइव इवेंट्स। और इसके साथ साथ एडब्ल्यू का भी जो वर्ल्ड्स एंड वाला प्रीमियम लाइव इवेंट तो नहीं, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए होता है, इनके लिए पीपीवी होता है। वहां पे जॉन मॉक्सली ने जो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वो जीत ली, और उन्होंने सेम नाइट पर 2 मैचेस रेसल करे, जिसमें से एक मैच में उनका जो दांत है वो ही टूट गया। मतलब जड़ से नहीं टूटा, वो बीच में से उनका दांत चिप हो गया, और वो उनका तब हुआ था जब आप यहाँ पे देखो भी ये स्टील जो स्टेप्स है जब उस पर लगती है, तो भाई उसी मौके पे कैसे उनका दांत उड़ते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन जॉन मॉक्सली के लिए तो दांत टूटना बहुत छोटी छोटी बात है, ये बंदा तो हड्डी भी तोड़वाने में बहुत ज्यादा खुश रहता है अगर इसको मैचेस में ब्लड दिख जाए। और उसके बाद भी जो प्रोमो था, बहुत पैशनेट प्रोमो कट किया यहाँ पे जॉन मॉक्सली ने, तो लग रहा है कि शायद हाँ दोबारा से अब जो उनके ऊपर जो स्पॉटलाइट है वो अच्छी तरीके से आ रही है। और शो पर एक टाइटल चेंज भी हुआ है, क्योंकि एमजेएफ बन चुके हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग और मेजर चीजें करने की कोशिश करी है एईडब्ल्यू ने। और वैसे भी जब डब्ल्यूडब्ल्यू का मामला ठंडा चलता है तो इस समय एईडब्ल्यू के पास अच्छा मौका होता है। और अगर आप देखोगे भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे स्पेशली, तो ऐसे मौकों पर डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस भी एईडब्ल्यू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ नहीं हो रहा तो कहते हैं भाई अब कहाँ ही देखें, तो फिर एईडब्ल्यू के ऊपर नजरें चली जाती है और वहाँ पे अच्छी चीजें लगती है। तो ऐसा करके वो छोटी छोटी जो ऑडियंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू से एईडब्ल्यू में आती रहती है, जो कि फिर कंपाउंड होकर एईडब्ल्यू को अच्छा रिटर्न भी देती है। अगर आप देखोगे भी तो भाई 4-5 सालों में ही अपना अच्छा, 5 साल से तो वैसे ज्यादा हो गए हैं, अच्छा नाम एईडब्ल्यू ने बना लिया है। हाँ अगर आप उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉम्पिटिशन में देखोगे तो मामला अलग हो जाता है, लेकिन वैसे एक पूरी ही नई कंपनी का आके इतना चल जाना, इसके लिए भी प्रॉप्स देने पड़ेंगे। रॉयल रंबल मैच के अंदर शायद एक रिटर्न, अब तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक कंफर्म ही हो चुका है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विमेंस रॉयल रंबल मैच में पेज के वापस आने की डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में। तो हाउस शो के अंदर इनसेन रेसलिंग रेवोल्यूशन के अंदर जो है पेज आती है, और वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यू वाला जो थीम है उसके साथ ही आई थी। तो शायद आप मान सकते हो कि ये उनकी प्रैक्टिस चल रही है, और क्राउड भी फिर वहां पे उनको, ऑब्वियसली भाई अगर आप इंडी शोज के अंदर जा रहे हो और आप डब्ल्यूडब्ल्यू में भी एक बार भी आ चुके हो तो आपको रिएक्शन अच्छा ही मिलता है। तो
AEW से उन्होंने अपने पत्ते काट लिए हैं और वो बोल भी रही थी कि भैया अब मेरे को जो है WWE कंपनी की तरफ भी देखना है। कुछ हमने उनके ट्वीट्स वगैरह भी देखे हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि विमेंस रॉयल रंबल में अगर एक सरप्राइज कोई रिटर्न है तो उसमें से एक नाम पेज का हो सकता है। कल स्मैकडाउन में हमने देखा था कि भाई जो नए हमारे यूएस चैंपियन है वो बन चुके हैं कार्मेलो हेस। तो इसके बाद ट्रिपल एच का क्या ट्वीट है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने जो है बोला है कि भैया साल तब तक खत्म नहीं होता जब तक घंटी ना बज जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं वो कार्मेलो हेस को, और साथ में लिखा है बिग थिंग्स ऑन द होराइजन। ये बात वैसे ट्रिपल एच के मुंह से हम बहुत ज़्यादा सुन चुके, तो क्या इस बात की उतनी वैल्यू है वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन केविन ओवंस का भी कुछ रिएक्शन आता है इसके ऊपर। तो कार्मेलो हेस का एक ट्वीट था जहाँ पे बता रहे हैं कि कितनी वो क्रेजी फीलिंग थी उनकी जब सारा क्राउड उस समय चैंट कर रहा है, बिल्कुल रूट कर रहा है कार्मेलो हेस के लिए। वो कहते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि वो ऊपर टॉप रोप पे कैसे चले गए। उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे क्राउड ही उनको वहां पे लिफ्ट करके लेके गया है। और इसी ट्वीट के ऊपर केविन ओवंस ने रिप्लाई किया है स्पेशल मूवमेंट, वेल डिजर्व मूवमेंट, और उसके साथ वो बधाइयां भी देते हैं। तो केविन ओवंस को वैसे मैंने देखा है रैंडमली दूसरों की खुशी में बहुत ज्यादा वो खुश हो जाते हैं, और ये आई थिंक एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अगला स्मैकडाउन का एपिसोड 3 घंटे का होने वाला है। पता नहीं अब तो 2 घंटे की नहीं झेली जा रही थी, पता नहीं 3 घंटे में क्या करने वाले हैं। बट शुरुआत में WWE ने कुछ इंटरेस्टिंग करने का तो प्लान किया। वैसे भी साल का पहला स्मैकडाउन का शो है, तो इसके लिए एलिस्टर ब्लैक और डेमन प्रीस्ट का जो एम्बुलेंस मैच है वो WWE ने ऑफिशियल कर दिया है। तो देखते हैं अब ये इस मैच में अब किस लिमिट तक जाते हैं, क्योंकि वो एक जो मैच हमने देखा था जहां पे आंख में जो है आंख का गोला मार दिया था, तो उस टाइप की चीजें शायद दोबारा से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो वही है कि बहुत इनकंसिस्टेंट भी रहते हैं, तो उतनी ज्यादा फिर हाइप बन भी नहीं पाती। और क्या लोग देखना भी चाहते हैं एलिस्टर ब्लैक और डेमन प्रीस्ट की फीड, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और स्टिपुलेशन मैच की बात चल रही है, तो 9 जनवरी का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है बर्लिन जर्मनी से, वहां पे 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच होगा। और इस मैच में विनर कौन होगा उसको लेके स्पेकुलेशन बहुत चल रही है। और एक नई स्पेकुलेशन यहां पे ऐड हो चुकी है कि शायद इस मैच में हमको एक रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, जो कि शायद रीजन बनेगा कि क्यों कोडी रोड्स यहां पे अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे और ड्रू मैकिंटायर मैच को हार जाएंगे, क्योंकि ये नाम कोई और नहीं बल्कि जेकब फाटू का है। जेकब फाटू की स्टोरी लाइन अगर आपके दिमाग से निकल गई, और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है अगर निकल गई, क्योंकि वो स्टोरी लाइन को WWE ने आगे चलाया भी नहीं। वो स्टोरी थी कि किसने अटैक किया जेकब फाटू के ऊपर, तो वो स्टोरी लाइन WWE ने एकदम से ही एक दो हफ्ते देखा, उसके बाद उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया। तो शायद जेकब फाटू का रिटर्न हो सकता है इस मैच में, और शायद इस वजह से इस मैच के आउटकम के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़े। क्या वो ड्रू मैकिंटायर के फेवर में जाएगी फिर चीज, या फिर वो कोडी रोड्स के फेवर में जाएगी, क्योंकि सवाल तो यही है कि किसने अटैक किया जेकब फाटू के ऊपर। अभी सिर्फ ये स्पेकुलेशन है कि जेकब फाटू आ सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि उनकी रिकवरी वगैरह जो भी है वो सही चल रही है और कोई लंबा टाइम वो मिस नहीं करने वाले। तो शायद हो सकता है इस मैच के आउटकम में एक मेजर रोल प्ले करे जेकब फाटू। वो वाली बैकलैश तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगी, जो कि पोर्टो रिको से हुई थी, और वहां पे फिर हमने जो बैड बनी के जलवे देखे थे, उनकी जो एंट्रेंस देखी थी। तो शायद 2026 में ये चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आई हैं कि बैकलैश 2026 एक बार फिर से पोर्टो रिको से होने वाली है। अभी इसके बारे में ये नहीं पता कि बैड बनी इस वाले मैच का पार्ट हो, इस वाले शो का पार्ट होंगे या फिर नहीं, क्योंकि एडवांस में इतनी जल्दी पता नहीं चलती चीजें। लेकिन WWE डेफिनेटली कोशिशें अपनी पूरी करने वाली है। और इमेजिन डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस बैड बनी का अगर सिंगल्स मैच होता है, और कंसिडर ये भी करना कि जो बैड बनी है वो कोई ऐसा छोटा मोटा रेसलर नहीं है भाई, भले ही वो अपना एक बहुत मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी है, लेकिन जो उन्होंने WWE में परफॉर्मेंस दी है वो किसी भी एक रेगुलर WWE सुपरस्टार से कम नहीं लगती। बाकी गानों के साथ जो उनका एक परफेक्ट ब्लेंड है, वो तो उनको अपने आप एकदम से फिर वो लार्जर देन लाइफ वाला जो कैरेक्टर होता है ना WWE में, जिसकी हम बात करते हैं, कुछ वैसी फीलिंग देते हैं। तो WWE के पास अपॉर्चुनिटी तो अच्छी खासी है पुर्तो रिको से बैकलैश दोबारा, और अगर बैड बनी आ गए तो फिर शायद बैड बनी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, ये भी वैसा मैच होगा जैसे अब तक हम याद कर रहे हैं ना कि बैड बनी बैकलैश में आए थे। तो शायद वैसी मेमोरी हमारे लिए दोबारा से क्रिएट करवा सकते हैं इस साल में। क्या लेटेस्ट अपडेट है रोमन रेंस के रेसलमेनिया 42 के मैच के लिए? तो स्टिल अभी जैसे ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स की फ्यूड चल रही है, इनका मैच ऑफिशियल हो गया है, वहां पे क्या पता टाइटल चेंज भी हो जाए। आज आखिरी दिन है, ये पिछले 2-3 दिनों से जो क्रिसमस वाली सेल चली है नेशनल टीम के ऊपर, आरपन कोड के साथ 20% आपको सारे प्रोडक्ट के ऊपर सीधा ऑफ मिल जाने वाला है। और जैसे मैं बोल भी रहा हूँ कि ऐसे सेल वाला टाइम बेस्ट होता है अपना जो स्टैक है उसको भरने के लिए, क्योंकि ऐसे नेचुरल टीम जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। आज आखिरी दिन है, तो इससे पहले कि आज का दिन चला जाए, आरपन वाला कोड यूज कर लेना, आपको 20% ऑफ मिल जाए।
जाएगा। एंड अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करता है और आपको उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बट स्टिल मेडजर की तरफ से यही कहना है कि WWE ने अपने प्लान्स में रखा है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच को। तो इसका मतलब कि कुछ भी हो इस ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड में, क्या पता ड्रू मैकिंटायर टाइटल जीत भी जाए। लेकिन जैसे मैंने आपसे बोला था, शायद एक दूसरा तरीका WWE के पास ये भी हो सकता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर को इतने मैचेस नहीं भी हरवाने, जो कि सही डिसीजन होगा कि ड्रू मैकिंटायर अगर चैंपियन बन भी जाए तो उसके बाद भी इनके प्रोग्राम को और ज्यादा स्ट्रेच करके कोडी रोड्स के पास फिर से टाइटल आ जाए और वो ही एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वॉक इन करें रेसलमेनिया में, जो कि अलाउ करेगा रोमन रेंस को पिक करने के लिए कोडी रोड्स को। और फिर WWE दोबारा से रिविजिट करेगी कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच को एक बार फिर से रेसलमेनिया में। भाई ये तो बहुत लेजेंडरी सीन बन जाएगा, क्योंकि एक 3 मैचेस होना अलग बात होती है सुपरस्टार्स के बीच में, वो भी रेसलमेनिया वाली स्टेज में, और वो भी हर बार वर्ल्ड टाइटल उस पर ऑन द लाइन होगा, तो वो बड़ी बात होती है। और अगर ये चीज हो रही है तो अगेन बात ये भी है कि फिर चांस काफी ज्यादा हो जाएगा कि रोमन रेंस के पास एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाए। और अगर वो चीज होती है तो बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि शायद WWE की जो स्टोरी है वो वहां से अच्छी बन सकती है। लेट्स सी WWE के इस प्लान पर स्टिक करते हैं, क्योंकि प्लान्स हम लोग देखते हैं कि रेसलमेनिया सीजन में वैसे ही बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, तो अभी कुछ गारंटी नहीं है। बट हाँ, डायरेक्शन WWE की फिलहाल रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 3 करने की है एट रेसलमेनिया 42। AEW के सीन से अगर आप थोड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो तो ये सुपरस्टार के बारे में आपको पता होगा, जिनका नाम है डैनहाउजन। और ये थोड़ा बोल सकते हो AEW में आने से पहले भी अपना एक मतलब इनका थोड़ा इंडी में भी अच्छा खासा नाम था, और उसके बाद AEW में इनके काम की वजह से इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूनिक है। कैरेक्टर बहुत अच्छा है। देखो रेसलिंग वगैरह तो ठीक है, वो हर कोई अच्छी एक बार को फिर भी कर ही लेता, तभी वो एक प्रोफेशनल रेसलर है। लेकिन यहाँ पे इनके कैरेक्टर की बात होती है कि ये डरावना और इविल कैरेक्टर तो है, लेकिन थोड़े नाइस गाय वाली पर्सनैलिटी के साथ। ऊपर से जब फेस पे आपके पेंट हो जाता है और आपकी अपीयरेंस अलग है, आपकी एंट्रेंस थोड़ी सी अलग है, तो वो आपको एक यूनिक चीज दिखाती है। और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट ये आई है रेसल वोट्स की तरफ से कि WWE इंटरेस्टेड है डैनहाउजन को WWE कंपनी में लाने के लिए। जैसे हमने बहुत सारे सुपरस्टार सब तो देख लिए हैं जो कि AEW से WWE में आए हैं और फिर उनका काम कितना अच्छा हो गया, जैसे जेड कार्गिल आप बोल सकते हो, कोडी रोड्स आप बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं। तो शायद उस लिस्ट में अगला नाम डैनहाउजन का हो सकता है। जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होगा, WWE हाईली इंटरेस्टेड है कि भैया NXT जैसे एनवायरमेंट में स्पेशली, और उसके बाद फिर मेन रोस्टर में उनका जो काम है वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेट्स सी WWE का ये वाला आइडिया अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होता है फिर नहीं, क्योंकि एक टाइम पे साइकिल चलती थी कि WWE से सुपरस्टार से AEW में जा रहे हैं। अब एक नई साइकिल शुरू हो चुकी है कि AEW के सुपरस्टार्स को भी WWE ने पकड़ना शुरू किया है और अपना अच्छा बड़ा स्टेज देके उनसे पॉपुलैरिटी और वो जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया। जैसे रिसेंटली आप उसमें एक नाम पेंटा का भी डाल सकते हो। पेंटा को स्टोरी वैसे अच्छी तो दिखी नहीं, और ऊपर से अभी तो अपनी थोड़ी वो इंजरी की वजह से गायब हो गए। ब्लीचर रिपोर्ट ने कुछ सुपरस्टार्स को ग्रेड किया है, कुछ WWE के टॉप सुपरस्टार्स को ग्रेड किया है उनकी 2025 की परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन सीना को मिला है A, गुंथर को भी मिला है A, सेथ रॉलिंस को भी मिला है A, और फिर CM पंक को भी मिला है A। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स और रोमन रेंस का जो ग्रेड है वो कुछ डामाडोल सही है, क्योंकि कोडी रोड्स को मिला है B+ और रोमन रेंस को मिला है C+। और मैं कोई बहुत ज्यादा इसमें आर्ग्यू भी नहीं करने वाला, क्योंकि एक सुपरस्टार का अच्छा होना और उसको अच्छी स्टोरी लाइन में डाल के उससे अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाना, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो काफी हद तक हाँ सही भी है कि रोमन रेंस का तो स्पेशली भाई, मतलब उनके साथ जितनी बढ़िया चीजें हो सकती थी साल में, WWE ने उसके ऊपर बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं किया। बट ये सेल के ऊपर आप डेफिनेटली कैपिटलाइज करना, आज इसका आखिरी दिन है। पंत वाला कोड यूज करोगे नेचुरल टीन के ऊपर तो आपको सीधा 20% ऑफ मिल जाएगा सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अपना जो स्टैक है आप उसे फुल कर सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।